हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2020 का जो आपका प्रश्न पत्र हुआ था, जो लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया था, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे उनका पूरा हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये पेपर आपका 1 घंटे का होता है और 25 नंबर इसका पूर्णांक है, जो कि 6 नवंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन ये एग्ज़ाम जो आपका पेपर था लीक हो चुका था। लीक होने की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया है। इसका अब जो एग्ज़ाम होगा 25 तारीख को, आपको मालूम है 25 तारीख को होने वाला है, नवंबर 25 को। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि अब की बार जो पेपर आने वाला है थोड़ा सा हो सकता है उससे टफ होगा। क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब कोई भी एग्ज़ाम का जो पेपर होता है लीक होता है, तो उससे जो सेट रखा रहता है वो थोड़ा सा टफ वाला सेट निकाल रखा जाता है अगली बार। तो आप लोग अपनी तैयारी मान के चलिएगा। थोड़ा सा आपका जो एग्ज़ाम का जो पेपर का लेवल होगा थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा आपका कठिन हो सकता है। तो इसमें जो प्रश्न थे उन सब प्रश्नों को एक बार हम लोग देख लेते हैं, जिससे आपको तो आइडिया लग ही गया होगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन सभी के कुछ लोग ऐसे थे जो सभी प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाए थे। तो उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि जिसको हम बहुविकल्पी प्रश्न कह सकते हैं। एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए रहते हैं, जिसमें से एक ही सही होता है और सही उत्तर हमको लिखना होता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा होगी। तो जैसा कि आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि त्रिभुज संभव ही नहीं होगा। ठीक है, कुछ कंडीशन होते हैं त्रिभुज के, उसके एक वीडियो हमने बना के रखे हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे किस प्रकार से कौन सा त्रिभुज संभव है कौन सा नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएँ 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 और डैश डैश कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चलती हैं, यानी अनंत तक चलती हैं, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो आपको दिख रहा होगा जो 2 है कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। सेकेंड में अगर हम देखते हैं इसी में, तो ये अंडर रूट में है, तो ये आपका हो नहीं सकता है। ये 3.5 में ये भी नहीं है और 0 भी नहीं है, क्योंकि जो 0 जिसमें होता है, जो पूर्ण संख्या होती हैं उसमें 0 आता है। ठीक है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक चलती हैं। जबकि प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक चलती हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होता है? P/Q नॉट इक्वल टू, यानी P/Q के फॉर्म में रहे, और जो यहाँ पे Q होता है P/Q इसके फॉर्म में रहना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए। और जो Q होता है नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको कौन कौन सी संख्याएं बटे में दिख रही हैं यहाँ पे? तो पहला दिख रहा है कहीं ना कहीं ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। ये दशमलव लग रहा है, लेकिन हम दशमलव अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव जब हटाते हैं तो दशमलव के नीचे हम 1 लिखते हैं, और जितनी उसके आगे संख्या होती है उसके उतना 0 बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं 69/100 हो गया। ये भी कहीं ना कहीं P/Q फॉर्म में है, यानी कि बटे के फॉर्म में है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और देख लेते हैं ये वाला चौथा, तो ये 5/√16 है। लेकिन जब हम 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। तो ये भी P/Q के फॉर्म में है, तो ये भी चौथा हमारा परिमेय संख्या है। जबकि अगर हम बात करें पाई की, तो पाई हमारा परिमेय संख्या नहीं है। जिसमें से पूछा गया कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो यानी कि कौन सी नहीं है? ये है परिमेय संख्या है, ए भी है, ए भी है, तीनों है। तो कौन सा बच गया? बच गया ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पाई आपका परिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में सर्वसमिका है। अब सर्वसमिका का कंडीशन क्या होता है? यानी LHS और RHS कितना होना चाहिए? उसका सेम होना चाहिए। अगर हम S का मान पुट करते हैं अपने मन से कोई, तो अगर हम 1 यहाँ पे रखते हैं तो कितना आ जाता है?
रख के देख लेते हैं। एक्स के स्थान पे 1 + 1 हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2 और 2 × 2 यानी 4 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे राइट हैंड साइड में 2 का मान 1, तो x का मान 1 और +2, तो 2 कितना हो जाएगा 4, यानी LHS बराबर RHS, यानी हम x का मान वो ऐसा मान पुट कर रहे हैं जहाँ पर LHS और RHS का वैल्यू सेम हो। अगर एक रखें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी जो वैल्यू आ रही है सेम टू सेम राइट हैंड साइड में वही वैल्यू आनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी वो सर्वसमिका कहलाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने x का मान यहाँ पे पुट किया 1 पुट किया अपने मन से, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में 4 आया और राइट हैंड साइड में भी 4 आया। ये मान अगर बराबर होंगे तो वही सब हमारी सर्वसमिका कहलाती है। प्रश्न नंबर 5 है 3 की पावर जो आपका दे रखा है x + 2, यानी कि 3 की पावर x + 2 है यहाँ पे, ये कितने बराबर दे रखा है 81 के। हमें पूछा है x का मान निकालना है। तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसको हमें ये जो बेस यहाँ पे 3 दे रखा है तो इसको भी हमें बेस 3 के हिसाब से रखना होता है और यहाँ पे पावर के हिसाब से बनाना होता है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन हम पावर से कंपेरिजन करके ही निकाल पाते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हमने यहाँ पे रख दिया 3 की पावर यहाँ पे x + 2 ऑलरेडी दे रखा है। अब हमको यहाँ पे जो बेस हमको दे रखा है इस वाले 81 को इसी के फॉर्म में बेस के 3 के बेस के फॉर्म में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे हम? तो हमको मालूम होता है कि अगर हम 3 का गुणा कितनी बार करेंगे? 4 बार करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, तो कहीं ना कहीं ये कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 81। तो हमारा 81 आ रहा है, लेकिन हमको बेस में क्या बनाना है? 3 बनाना है, तो यहाँ पर हमको 3 लाना है। इसके आगे कितनी संख्या टोटल है? 4 है, तो उसको पावर हम 4 लगा देंगे। ठीक है, अब हमें ये बेस सेम हो गया, नीचे बेस सेम हो गया। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बेस का सेम कंपैरिजन करते हैं, यानी 3 = 3, और पावर का कंपैरिजन करते हैं। तो x पावर कितनी यहाँ बची थी? x पावर +2 था, x + 2, और उसका पावर कितना आया था? 3 का 4 आया था। ये दोनों कंपेरिजन का लिख देंगे आप इस प्रकार से। अब हमें x का मान निकालना है और 2 को दरपेश देंगे तो 4 में से 2 घट जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस प्रकार से x का मान निकल गया। तो इसमें से देख लेंगे x का मान 2 किस ऑप्शन में है, और जिस ऑप्शन में 2 दिखेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही 2 है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा x का मान 2, वो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दूसरे में 3 दे रखा है, ये बिल्कुल गलत है, चौथे में भी गलत है, और 5 में आपका तीसरा भी गलत है। यहाँ पे हल करके दिखाया गया है। पहले क्या किया गया है? 81 को बेस के फॉर्म में बनाना है, यानी कि 3 यहाँ पे रहना चाहिए, 3 यहाँ पे भी रहना चाहिए। तो हम ऊपर वाले को कंपैरिजन कर लेंगे x + 2 को 4 से, तो x + 2 इस प्रकार लिख देंगे, x + 2 = 4, और x बराबर 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 - 2, और x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला इसमें प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 6। क्या करना है आपको? गुणनखंड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम हमेशा बताते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में आपके। तो गुणनखंड करना आपको बहुत आसान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या होता है? प्रश्न जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है x² - 7x + 6 = 0। अब इस 7 को हमें 2 भागों में बांटना होता है। ऐसे भागों में बांटो कि वो दोनों संख्याएं आए, उसको मल्टीप्लाई करने पर आपका ये 6 आ जाए, और जो वही संख्या को जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए? फिर ये से 7 आ जाए। तो 7 को कैसे 2 भागों में बांट सकते हैं हम? तो आपको मालूम है, अगर हम 6 × 1 कर देते हैं और 6 में से 6 में 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि 6 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इस 6 + 1 को अगर हम 6 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 6। हमने बोला था कि उसी संख्या लीजिए जिसको गुणा करने पर ये हमारी लास्ट वाली संख्या 6 आए, और जोड़ने पर क्या आ जाए? वही जो 7 यहाँ पे दे रखा है 7 आ जाए। तो हमको दिख रहा होगा 6 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। अब हम अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं 7 को 2 भागों में। कैसे ब्रेक करते हैं? जो 2 संख्या होती है उसको जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो कहीं ना कहीं संख्या हमारी जोड़ने पर ही आएगी। अगर यहाँ पे माइनस दिखेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि संख्या बड़े में से छोटी घटेगी। तो यहाँ पे प्लस था तो हमें पता था कि हाँ ये जोड़ने के बाद ही आने वाला है।
इससे हमने क्या किया, 6 में 1 जोड़ दिया 7 हो गया, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम इसको 7 को इस प्रकार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 + 1, और x जो हमारा था इधर लिख लेंगे, इसमें डायरेक्ट कर दिया गया है, लेकिन x + 1 को पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, फिर 6 से है, इसको 6 यहाँ पे रहने दीजिए, 0 बराबर 0। तब अब इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे, इसी x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करने आता ही होगा, तो हो जाएगा 6x और प्लस का x और प्लस का 6 = 0 हो जाएगा। अब ध्यान में रखना, अगर ब्रैकेट से पहले हमारा साइन माइनस का होता है तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाला जो साइन होता है चेंज कर देता है। तीसरा स्टेप हमारा होता है ब्रैकेट ओपन करना। ब्रैकेट ओपन करने से पहले हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पे ब्रैकेट से पहले साइन क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो अब ब्रैकेट जब भी ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर वाला जो साइन ब्रैकेट के अंदर होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको ब्रैकेट ओपन कर दिया गया, ब्रैकेट ओपन करते ही यहाँ पे प्लस 6x था, ये क्या हो गया, माइनस का 6x हो गया, यहाँ पे प्लस का x था, यहाँ पे हो गया माइनस का x हो गया, और प्लस 6 आपको ऐसे रहने दीजिए। अब इसका क्या करना है, अगला स्टेप हमारा होता है कि दो का पेयर बनाते हैं, यानी कि 2 का यहाँ पेयर बना लीजिए, 2 का पेयर इसको बना लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का x + 6। अब इसमें से कोई ना कोई हमको कॉमन मिलता है, जो कॉमन मिलता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, तो हमने x को कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, x - 6। इसी प्रकार से यहाँ पे जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो मैंने माइनस का 1 कॉमन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे x था, यहाँ पे 1 था, तो हमें क्योंकि कॉमन करना ही करना है तो कुछ ना कुछ हम जरूर कॉमन करेंगे। जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 कॉमन होता है, तो प्लस का कॉमन होगा या तो माइनस का कॉमन होगा। तो माइनस का कॉमन हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा जो ये ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, इस ब्रैकेट में सेम टू सेम आना चाहिए, इसलिए हमने -1 को कॉमन कर लिया। क्योंकि अगर हम +1 को कॉमन कर लेते हैं तो हमारा माइनस का x हो जाता है और प्लस का 6x हो जाता है, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते, इसलिए हमने -x को कॉमन कर लिया। अब हमने वही चीज़ बताया था, अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस साइन लगाते हैं तब भी अंदर के साइन चेंज होते हैं, और ब्रैकेट अगर हम लगाते हैं और बाहर माइनस का साइन कॉमन करते हैं तब भी अंदर का साइन चेंज होगा। तो ये प्लस का 6 था, ये क्या हो गया, जब हमने माइनस को कॉमन कर लिया -1 तो ये माइनस का 6 हो गया, यानी इसका भी साइन चेंज हो गया। इस प्रकार से हम देख लेते हैं, अगर हमारा इस ब्रैकेट में x - 6 और इस ब्रैकेट में x - 6 आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम सही रास्ते पे हैं, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है। अब हमको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कॉमन मिल रहा है, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। या अगर कॉमन नहीं कर पाते हैं तो ये जो 2 बार लिखा है, पहले x - 1 को लिख लीजिए एक बार, और जो 2 बार लिखा है उसको एक बार लिख लीजिए, x - 6, ये दोनों 0 के बराबर हैं। सिर्फ आपसे बोला गया था हल करना है, x का मान नहीं निकालना था। अगर x का मान निकालने के लिए बोला गया होता तो आप क्या करते, आपका यहीं पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि इसने बोला सिर्फ हल करना है, यानी कि गुणनखंड करना है, और आपसे ये नहीं बोला गया था कि आप इसका वैल्यू भी निकालिए। अगर वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो x - 1 को एक बार 0 के बराबर लिख लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी x का मान 1 आ गया। इसी प्रकार एक बार फिर से x + 6 को 0 के बराबर लिख लीजिए, 6 को उधर भेज देंगे, 95 कर देंगे, कितना आ जाएगा, x = 6 आ जाएगा, यानी x का 2 मान आ गया, एक तो x = 1 आ गया और एक x = 6 आ गया, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां दे रखा है, 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। एक पुस्तक का मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आता है तो हमको मानना पड़ता है कि कितने पुस्तकों का मूल्य कितना रुपया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ऑलरेडी कितना रुपया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुस्तक का मूल्य मान लेंगे, यानी पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना हो गया, x हो गया। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि जितना 5 पुस्तक है, जितना रुपया दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा। मान लीजिए आपके पास एक पुस्तक दे रखा है, एक पुस्तक का 10 रुपये, तो अगर आपसे पूछा गया 5 पुस्तक का बताइए तो आप 10 से गुणा करते हैं ना। इसी प्रकार हमको वैल्यू पता नहीं थे, वो क्या नाम है, पैसे पते नहीं थे, और हमको पता था कितनी किताबें लेनी है, तो जितनी किताबें लेनी है, जितना वैल्यू है उसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम कह सकते हैं जो 5 पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। क्योंकि इसने कंडीशन ये दे रखा है 7x - का 5x 14, क्योंकि जो 7 पुस्तक है,
अगर 7 में से 5 पुस्तक घटाते हैं तो कितने रुपए के बराबर होता है, अंतर कितना आता है, दोनों पुस्तक घटाने के बाद 14 का अंतर आता है। तो हमने क्या कर दिया, 7x में से 5x घटा दिया, कितना हो गया, 7x में से 5x घटेगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, 7 रुपये, यानी x का मान आ जाएगा 7। तो जब आपको x का मान 7 पता चल गया, क्योंकि x को हमने माना था, तो x ही हमारा क्या था, रुपया था, पुस्तकों का मूल्य था। तो यानी एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, एक पुस्तक का मूल्य हो जाएगा 7 रुपये। उसने पूछा भी था एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना था। अब आपसे चाहे जितने पुस्तक का मूल्य पूछे, आप सब कितने भी पुस्तक का मूल्य बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, ये आपका जो प्रश्न नंबर 8 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अक्सर आप देखते होंगे हर एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाता है। आपको कोई भी एग्ज़ाम आप देख कर आइए, चाहे टेट का हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, मान लीजिए एसएससी का दे रहे हैं, बैंकिंग का दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक प्रश्न इस प्रकार से आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, और अगर डायरेक्ट फार्मूला पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपका इसका बेसिक मेथड होता है, बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक मेथड क्या होता है। बेसिक मेथड हमारा ये है कि हमें ये जो a+1/a है, इसको a² 1/a² के फॉर्म में बनाना होता है। तो कैसे हम बना सकते हैं, हमको मालूम होता है, अगर हम स्क्वायर कर जाते हैं a+1/a का होल आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जब इसको ओपन करेंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। हमको पता होता है, हमको फार्मूला पता है a+b का होल ऑफ स्क्वायर। इसको जब ओपन करते हैं क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये आपको सभी लोग को मालूम होगा। तो जैसा कि यहाँ पे a+1/a दे रखा है, तो इस a के स्थान पे हमको मानेंगे a रहेगा हमारा, और इस के स्थान पे क्या मानेंगे, हमको b मानेंगे। अब इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो इस प्रकार से आप वर्ग लगा दीजिएगा दोनों साइड में। अब वर्ग करने के बाद हमारा क्या करना होता है, ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, हमको फार्मूला पता है, a² + b² + 2ab। तो a के स्थान पे a² ही है, b के स्थान पे क्या है, 1/a², यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और नीचे a का स्क्वायर करेंगे तो a² आएगा, + 2ab। यहाँ पे a के स्थान पे a ही रहेगा, b के स्थान पे क्या है, 1/ab। तो a से a कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा आपका। अब यहाँ पे 2 बचा आपका, और यहाँ पे बचा a² + a² प्लस का 2 और = 9, क्योंकि इधर का जो 3 था स्क्वायर हो गया था आपका, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे हम, हमारा कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन दे रखा था उस प्रकार से एक इंटरफेस यहाँ पे बन के दिखाई दे रहा होगा, किस प्रकार से a² / 1/a²। ठीक है, अब हमने 2 को उधर भेज दिया, पंचांतर कर दिया, कितना हो गया, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया, कितना हो गया, 7 आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये दिख रहा होगा, a² / 1/a² कितना आ गया, 7 आ गया। ये पूछा था इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू होगा 7। अगर इसको हम डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड हमारा क्या करता है कि जो आपको k दे रखा है, k² - 2 लिख दीजिए। ठीक है, k क्या होता है, हमारा ये जो वैल्यू होता है इसको हम बोलते हैं k, या स्क्वायर - 2 लिख सकते हैं। तो k का मान कितना आ गया, 3 यहाँ पे रख देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे -2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर आपका हो जाता है 9, और 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका डायरेक्ट वैल्यू इस प्रकार से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको डीएलएड का एग्जाम देने जाना है तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। डायरेक्ट कर देंगे तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे सिर्फ। अगर कोई देना चाहता है तो पूरे नंबर भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो इसका आपको 2 मेथड होता है, एक तो आपको अब मासापाल निकाल लीजिए इसका, ठीक है, या तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, यानी कि जो पंक्ति है वो कितनी है, x × x, इसकी किसके बराबर है, 2025 के। तो x × x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर लिए, दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में ले लिए। अब स्क्वायर के फॉर्म में इसको बना लिए, 2500 को भी किसका स्क्वायर होता है, 45 का स्क्वायर होता है। तो
45 का स्क्वायर जब उसका हो गया, या तो हम इसका एलसीएम अलग से निकाल देख लिए कितना आ गया था, 45 गुणे 45 हो गया। तो 45 45 का करते हैं तो कितना हो जाता है, 20,000 2025 हो जाता है। तो अब हमको पता है x इंटू एक्स बराबर कितना हो गया, 2025। 2025 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको एक्स स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अंडर रूट में भेज देगा। इसको अंडर रूट में जैसे ही भेजेगा x बराबर क्या हो जाएगा, 45 का अंडर रूट, क्योंकि ये अंडर रूट हटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 45 बचेगा। या हम डायरेक्ट कर सकते थे इसका 2000 का 25 का अंडर रूट निकालते तो डायरेक्ट वो भी वैल्यू ये सेम टू सेम आती। और x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x का मान आ जाएगा 45, ठीक है। तो यही हमारा जो होगा x ही हो गए, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे होंगे, वही हमारे 45 पौधे होंगे, क्योंकि जो x था पौधे और पंक्ति सेम थे, इसलिए वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, सेम आ जाएगी, x बराबर 45। अगला प्रश्न देख रहा है प्रश्न नंबर 10। एक पुस्तक का मूल्य हमको दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसी प्रकार की 2x प्लस 5 पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। तो कहीं ना कहीं आपको, और मान लीजिए एक पुस्तक का मूल्य 10 रुपये दे रखा है, अगर आपसे 5 पुस्तक का मूल्य पूछता है तो क्या करते हैं, तो 5 गुणे 10 ही करते हैं ना, गुणा करते हैं आपस में। इस प्रकार से यहाँ पे x के अगर चर के पदों में दे रखा है तो इन चरों को आपस में गुणा करने के बाद ही आपकी वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि आपको मालूम होता है कि अगर एक पुस्तक का मूल्य आपको दे रखा है तो आपसे 10 पुस्तक पूछ ले, 50 पुस्तक पूछ ले, तो क्या करते हैं, अगर आपको एक पुस्तक का मूल्य अगर 10 रुपये दे रखा है तो आपसे पूछा गया 50 पुस्तक का मूल्य बताइए, तो क्या करते हैं 50 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार एक पुस्तक का मूल्य यहाँ पे किस में दे रखा था, चर पदों में, और आपसे पूछा था 2x प्लस पुस्तकों का मूल्य, हमको नहीं पता है कितना है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने का क्या तरीका होता है, इस प्रकार लिख लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस प्रकार से 2x प्लस 5। तो सबसे पहले जो पहली संख्या होती है पहले वाले संख्या से गुणा होती है, फिर उसी संख्या को दूसरे वाले से गुणा करते हैं, फिर जो बचती है दूसरी संख्या को पहले से करेंगे, फिर उसी संख्या को लास्ट और दूसरे से करेंगे, फिर लास्ट में पहले वाले से पहले में करेंगे, फिर इस पहले को इससे करेंगे। इस प्रकार से आप एक फिगर बना के दिखाया गया किस प्रकार से गुणा करना है। गुणा करने के बाद क्या होता है कि पहला हमने किए 5x और 2x, तो 5 दूना कितना, इस प्रकार से गुणा आप पहले कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 2 बच्चे 10 होता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे x है, तो एक्स स्क्वायर गुणे एक्स कितना होता है, एक्स क्यूब हो जाता है, यानी 10x क्यूब हो गया। और 5x स्क्वायर का 5 से करेंगे तो 5 बच्चे 25 हो जाएगा, 25 से इन्होंने अलग थोड़ा सा अलग कर दिया, कोई बात नहीं है। 25 स्क्वायर यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे x था बचा था। अब अगला स्टेप हो गया प्लस, यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं है तो सब प्लस ही प्लस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2x है तो प्लस का 2x के करेंगे तो 2 इंटू कितना होता है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर यहाँ पे हो गया। और 2 का हो जाएगा गुणा 5 से, तो 2 बच्चे 10 और x है, तो यहाँ पे 10x यहाँ पे हो गया। और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, इन्होंने थोड़ा सा अलग अलग तरीके से कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप करना था उसको। तो 2x का गुणा अगर हम फिर ये 5 से हो गया, तो उसके बाद 1 का करेंगे, 1 का 2 से कर दीजिए, तो 1 का 2 में करेंगे 2 ही आएगा, और x का x आ जाएगा, और 1 का 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको देख लेता है जो x वाले हैं x के पास लिख दीजिए, क्यूब वाले जो है क्यूब के पास लिख दीजिए, स्क्वायर वाले स्क्वायर के पास लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपको 10x क्यूब दिख रहा होगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे 25x स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे 2x दिख रहा है x वाले, यानी यहाँ पे 10x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे, दोनों जोड़ हैं तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे। 10x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, स्क्वायर वाले आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 25x यहाँ पे हैं और 4x यहाँ पे है। 25 4 कितना होता है, 29x स्क्वायर, 29x स्क्वायर इधर हो गया, क्योंकि क्यूब वाला अकेला था तो क्यूब वाले को पहले लिख लिए 10x क्यूब प्लस के साथ, और लास्ट में क्या बच गया, 5 बच गया, और इसको भी 5 को भी उतार लेंगे, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा 10x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। ये हमारा जो इतने पुस्तकों का मूल्य था उतना रुपये हो गया। अगर हमको यहाँ पे x का मान दिया रहा था तो x का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं और सबको जोड़ करके मल्टीप्लाई करके जोड़ करके निकाल लेते हुए हमारा वैल्यू आ जाता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 दे रखा है, 11 में पूछा गया है -1/2 तथा 5/4 के मध्य 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो
इन दोनों के बीच कौन कौन सी समदूरस्थ संख्याएं हैं? -2/4 कामा 5/4, -1/2 और कामा 2/2। तो इसको सबसे पहले देखते हैं, इसको जो आपका संख्या रेखा उस पर दर्शाते हैं। इस प्रकार से 0 इधर प्लस वाला साइन रहता है, इधर वाला हमारा जो होता है माइनस साइन रहता है। तो जिसका आंसर कितना हो जाएगा 1/4 और 2/4, क्योंकि समदूरस्थ संख्या है जो -1/2 और 5/4 के मध्य कौन दो हमको याद करनी है कम से कम। तो हमारा जो -1/2 है और 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 1/4 आपका हो जाएगा एक तो, और दूसरा हो जाएगा 2/4। प्रश्न नंबर अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। x⁴ y माइनस का x⁴y का 4, y का स्क्वायर मतलब की पावर कितना है 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पे x² 4 माइनस का x माइनस का y की पावर 4। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 4x है, यहाँ पे एक ही x है, तो हमें एक x सिर्फ कॉमन मिलेगा एक तो यहाँ पे। दूसरे में क्या है एक y है, यहाँ पे 4y है, तो यहाँ से भी एक y कॉमन मिलेगा। यानी कि हमने एक x यहाँ पे निकाल लिया, एक x y यहाँ से निकाल लिया, तो कितना बचा? तो यहाँ पे जब y बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचा y निकल गया और एक x निकल गया, तो यहाँ पे x⁴ बचा। माइनस साइन था तो माइनस साइन लगा दिया, फिर यहाँ से एक x निकल गया, एक y निकल गया, तो एक x तो निकल गया ख़त्म हो गया। y से एक निकल गया तो कितना बचा? y पहले 4 था, 4 में से एक निकाल दिया तो कितना बचा? y⁴, यानी x⁴ और y की पावर माइनस का y⁴, यही हमारा ये गुणनखंड हो गया। फिर इसको हम दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर a का क्यूब माइनस b³ एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में x माइनस यानी कि a माइनस b, अगले ब्रैकेट में क्या होता है a² प्लस b² माइनस का ab। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। अगर आपको दिख रहा है इस प्रकार से कहीं दिख रहा होगा a⁴ और b⁴ यानी x के हो या y के फॉर्म में हो, तो इसको हम जब ओपन करते हैं तो हमारा एक फार्मूला बनता है। पहले एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस का b हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में क्या लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का a इंटू b। तो इसको भी उसी प्रकार लिख देंगे। यहाँ पे x था, x के स्थान पे क्या लिखेंगे? a के स्थान पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, y के स्थान पे b के स्थान पे y हो जाएगा। तो x माइनस y एक ब्रैकेट में बचेगा और अगले ब्रैकेट में रहेगा x² y² और प्लस का आपका x इंटू वाई। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहीं हमको इस प्रकार से एक मैदान दे रखा है, तो उस मैदान की सबसे पहले क्या दे रखी है हमको? सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले आपको जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लीजिए और फिगर बना लीजिए। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा हमको 28 मीटर दे रखी है, क्योंकि वर्गाकार मैदान है तो एक भुजा अगर दे रखी है तो हमको चारों भुजा पता चल जाएंगी, यानी 28 28 28 चारों तरफ हो जाएंगी, वर्ग है तो। अब हमें क्या दे रखा है? यदि मैदान के अंदर 2 मीटर क्या है, अंदर क्या है 2 मीटर 2 मीटर का चौड़ा रास्ता दे रखा है, तो हम 28 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? क्योंकि सब भुजाएं 28 थी और 2 मीटर कम कर देंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 26 मीटर। तो इन्होंने 24 मीटर लिखा है फिलहाल, लेकिन ये दोनों तरफ से कम होगा, सभी तरफ से कम होगा, इसलिए कितना हो जाएगा 24 मीटर। टोटल 2 मीटर हर जगह से कम होगा, और अंदर वाला जो क्षेत्र बचेगा कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 मीटर इधर से कम हो जाएगा, 2 मीटर इधर से, 2 मीटर इधर से, तो टोटल यानी लेंथ तो इसका मतलब कि इसका जो चौड़ाई है यानी कि 1 मीटर सब तरफ से कम हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। टोटल मिल जाएगा 28 माइनस का 2 इंटू 2, यानी टोटल जो अंदर वाली जो चौड़ाई बचेगी कितना हो जाएगा? अंदर वाली भुजा हो जाएगी सिर्फ 24 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब अंदर की भुजा जब हमको पता चल जाएगी तो हमको पता होता है भुजा का जो क्षेत्रफल होता है अंदर का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। जब अंदर की भुजा हमको पता चल गई तो क्या कर दिया हमने? उसका मल्टीप्लाई कर दिए। 24 × 24 कितना हो जाता है? 576 वर्ग मीटर। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे वर्ग मीटर में नहीं लिखा है, सिर्फ मीटर लिखा है, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल होता है हमारा वर्ग मीटर में निकल के आता है, तो हमारा ये भी वर्ग मीटर में हो जाएगा। महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या था, अगर अंदर हमको भुजा दे रखी है, अंदर रास्ता निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बड़ा वैल्यू दे रखा होता है उसमें से जो हमको घटाने वाला जो चीज़ होता है उसको 2 बार घटाते हैं, ये ध्यान में रखना होता है। यानी जो अंदर से भुजा जो काटी जाती है उसको 2 बार घटाते हैं, तो हमारी टोटल भुजा अंदर वाली ज्ञात हो जाती है। कितना हो जाता है, टोटल 24 हो जाता है। और अगर हम एक बार घटा देंगे तो ये 26 हो जाएगा और गलत हो जाएगा वहीं पे क्वेश्चन। अब 24 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कर दिया, भुजा कितना थी, 24 थी, 24 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया, 576। 576 हमारा जो आंसर आएगा वर्ग मीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल में होता है हमेशा स्क्वायर में निकलता है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है इसमें, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमेशा स्क्वायर में होता है। यहाँ पे अगला प्रश्न दे रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है। पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। हमें पहले इस 2 त्रिभुजों का क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा था। कितना दे रखा था, परिमाप क्या होती है, जितनी भुजाएं होती हैं उन तो सभी का सम होता है। यानी अगर ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का जो योग होगा, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ये कितनी दे रखी है, टोटल 40 सेंटीमीटर, और दूसरे वाली को 50 सेंटीमीटर, यानी दूसरा वाला जो त्रिभुज है कहीं ना कहीं बड़ा होगा। पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमको बताना है, यानी कहीं ना कहीं हमको अंदर वाले भाग का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात बताना है। तो हमको पता होता है पहला त्रिभुज क्या है, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। इस प्रकार से बना लीजिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप, इस प्रकार से समरूप का साइन होता है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम कह सकते हैं जो ए होता है ए बी बटे पी क्यू, यानी कि जो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जो दो यहाँ का ए बी लिखेंगे और 2 इसका आगे वाला लेंगे पी बटे क्यू, ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से बी सी लेंगे और इसमें से लेंगे क्यू आर, ये भी आपस में बराबर होंगे, ये भी भुजा पर बराबर होगी बटे में। अगली भुजा क्या हो जाएगी, लास्ट में क्या बचेगा, ए सी या सी ए हम लिख सकते हैं, सी ए अपन या तो ए सी लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, पी आर या आर पी। तो आर पी लिख लीजिए या पी आर लिख लीजिए, दोनों बात सेम है। यानी कहीं कहीं तीनों जो भुजाएं हैं इस प्रकार से आपकी सेम हो जाएगी। तो इसको हम मान लीजिए तीनों भुजाएं जब सेम हो जाएंगी तो हम इसको किसको बराबर मान लिए, एक्स के बराबर मान लिए। तो जब एक्स के मान के बराबर मान लिए तो हम ए बी, जो हमारा ए बी दे रखा था उसको हम क्या कर दिए, पी क्यू इंटू एक्स मान लीजिए। एक बार इसको एक्स के साथ सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो जब हम पी और यहाँ पे क्यू है, पी और क्यू को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा पी क्यू इंटू एक्स हो जाएगा, या क्यू इंटू एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से बी सी जो आ जाएगा वो एक्स इंटू क्यू आर हो जाएगा, ए सी बराबर जो आ जाएगा एक्स इंटू पी आर हो जाएगा। अब हमको पता है जो परिमाप होता है क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो यानी कि जो पहली त्रिभुज होगी ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीन सबका योग जो होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो त्रिभुज दूसरा था पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप है। अब हमको पता है ए बी प्लस बी सी बराबर 40 सेंटीमीटर, ये हमारा जो परिमाप टोटल दे रखा है 40 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा जो हमने निकाला था ये हो जाएगा एक्स पी क्यू प्लस एक्स क्यू आर प्लस एक्स पी क्यू आर, ये भी 40 के बराबर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया गया है ये आपस में सभी बराबर हैं, ठीक है। अगर ए बी बी सी और ए सी सब आपस में बराबर रहेंगे तो एक्स ए बी बराबर होंगे, यानी कि इसका जो परिमाप होगा सेम टू सेम इसी का भी होगा। तो यहाँ पे सब देख रहेंगे आपको कॉमन हो रहा है, एक्स का यहाँ पे कॉमन दे रखा है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे बच्चा का ब्रैकेट में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, यानी कि 40 हो गया आपका। अब हमको वैल्यू दे रखा था पी क्यू आर और पी आर का मान कितना दे रखा था 50, तो हमने यहाँ पे पी क्यू सबका वैल्यू पुट कर दिया, कितना हो गया 50 पुट कर दिया, यहाँ पे 40 था। तो एक्स बराबर क्या हो गया 40 बट्टे 50, तो 40 बट्टे जब 50 को जब काटेंगे तो कितना बचेगा 4 बट्टे 5 एक्स, यानी कि एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4 बट्टे 5 आ गया। तो हमारा ए बटे बी यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 4 बट्टे 5 हो गया। क्योंकि
ए बी बटे पी क्यू का अगर स्क्वायर करेंगे तो यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यानी 4/5 का स्क्वायर कर दिया 16/25, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा हमारा 16/25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 15। 671, 781 एवं 1441 का भाग विधि से मासापा ज्ञात कीजिए। तो एक प्रश्न जरूर आपका जो मासापा का होता है, चाहे इस प्रकार से आए चाहे दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करके आए, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे दे रखा है हमें भाग विधि से मासापा निकालना है। तो सबसे पहले 3 संख्या यहाँ पे दे रखी है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पहले 1441 ले लीजिए, फिर 1441 को 781 से डिवाइड कर दीजिए, या पहले 781 जो बड़ी होगा उसको छोटे वाली संख्या से भाग करना होगा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि 671 को 781 को 671 से डिवाइड किया है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 671, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1, और 7 में से 1 जाएगा 6 जाएगा 1 हो जाएगा। फिर जो हमारा जो यहाँ पे शेषफल आता है उसी शेषफल को इस वाली संख्या में डिवाइड करते हैं। तो यह संख्या कितना है 671। जब 671 को कितनी बार इसको कितनी बार ले जाए कि इसके बराबर हो जाए, तो कम से कम 6 बार ले जाएंगे, 6 बार उसको डिवाइड करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे इसका। तो 6 बार जब पढ़ेंगे 110 का कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा। तो 660 में से अगर हम घटाते हैं 1 में से 0 जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा 0 बचेगा। इस प्रकार से अब फिर हमारा शेषफल कितना बचा है 11, जो हमारा जब तक हम कब तक काटते हैं जब तक हमारा ये वैल्यू 0 के बराबर ना हो जाए, जब तक पूरी तरीके से कट ना जाए। अब इस 11 को यहीं पर रहने दीजिए, इस प्रकार इस भाग का साइन लगाइए, और जो जिससे भाग किए थे उसको यहाँ पे बीच में लेकर आएंगे। तो हमने 110 को भाग किया था, इसको लेकर आए बीच में। अब 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि मतलब कि 110 के बराबर हो जाए। तो 11 दाम में 110 होता है, तो 110 में से 110 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, कटपीट मतलब कि सब कुछ कट गया। जो संख्या यहाँ पे आती है इसको नहीं ध्यान में रखना हमको, ये नहीं हमारा आंसर होता है। हमारा आंसर क्या होता है, जो संख्या यहाँ पे होती है ये हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे जो आपका 11 हो जाएगा, ये आपका इस क्वेश्चन के लिए इन दोनों के लिए 11 मासापा हो गया है। ठीक है, अब ये जो 11 आ गया, इसी 11 को हम डायरेक्ट कर सकते हैं जो हमारा 1441 है उसमें। अब 1441 में हम 11 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 11 में 1441 के डिवाइड करेंगे। तो पहली बार तो एक बार ले जाइए आप, क्योंकि 14 यहाँ पे है, यहाँ पे 11 तो यहाँ पे आप घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बचे, और जो संख्या है उसको उतार लीजिए यानी 34 हो जाएगा। 34 को आप डिवाइड कर दीजिए फिर से, क्योंकि ये टोटल पूरा कट जाएगा, ये डायरेक्टली एक ही बार में कट जाएगा। तो पूरे कटने पिटने के बाद कितना आएगा 11 ही आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि इसमें सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, जो 781 है पहले तो आप बड़े वाले से डिवाइड करिए 1441 को, जो आएगा उसको कर दीजिएगा लास्ट में, जिसका जो मासापा निकल के आएगा उसको अब इससे कर दीजिएगा। तो वही आपका जो लास्ट में आएगा वही जो आंसर होगा, जिससे हम काटेंगे तो वही मासापा हमारे इसका कहीं इसका जो मासापा हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 दे रखा है 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हमको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए, आरोही मतलब क्या होता है, इसको बढ़ते क्रम में लिख लेना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो टोटल संख्या हमको कितनी दे रखी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिख लेना है। सबसे पहले 4 आ जाएगा, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16। अब हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, क्योंकि ये विषम संख्या है 9 है। अगर सम संख्या होती तो थोड़ा सा दिक्कत होती, उसका फार्मूला अलग होता है। तो हम डायरेक्ट इसको बता सकते थे, यानी कि इसमें जो सेंटर वाला सबसे होगा, यानी कि इधर से कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, और 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो बीच में सबसे आएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। 10 डायरेक्ट हम बता सकते हैं 10 इसकी माध्यिका होगी। लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होता है कि तो सबसे पहले हमें देखना होता है संख्याएँ कितनी हैं, उसको गिन लेते हैं, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n बराबर कितना हो गया
9, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है, n+1/2 वहाँ पद, यानी कि n+2 अपन वहाँ पद कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे लिखना ज़रूर होता है, वहाँ पद जरूर लिखना होता है, क्योंकि जो 1 2 3 पहला पद होता है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, इस प्रकार से होता है। तो ये वहाँ पद दिखना अनिवार्य है इस फार्मूले में, यानी कह सकते हैं n+1/2। तो n कितना हमने निकाला, n हमको 9 निकाला, 9 रख देंगे यहाँ पे, 9+1/2। तो 9+1 में कितना, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का अगर हम आधा करेंगे, क्योंकि डिवाइड करना है, तो 10 का आधा 5 होगा। तो 5 इसकी माध्यिका नहीं है, पाँचवा जो पद होगा वो उसका माध्यिका होगा। तो यहाँ पे लिखा है ना 5 2/5, 2 से 10/5, 10 को जब काटे 2 से तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे पाँचवा पद, यानी पाँचवा पद कौन सा होगा, पाँचवा पद इसमें देखना आरोही क्रम में देखने वाला है, इसमें ऊपर में देखिएगा, इसमें देखिएगा पाँचवा पद का हो जाएगा, पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो पाँचवा पद कितना गया 10, तो यानी कि इसका जो माध्यिका हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जो फार्मूले में आता है ये नहीं होता इसका आंसर, यानी 5 नहीं इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, जो पाँचवा पद होगा वो वाला होगा। तो उसको ध्यान में रखेंगे आप। प्रश्न नंबर अगला है 17। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक आयत बना लेना। आयत में क्या दे रखा होता है, एक लंबाई होती है L होता है, और एक होता है चौड़ाई यानी कि वृत्त होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है एक आयत में। तो हमें क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर, यानी कि हम अगर चौड़ाई को मान लेते हैं b, तो जो हमारी लंबाई की हो जाएगी 5 + b हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसमें बोला है कि लंबाई जो L का माना जाएगा वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमारा लंबाई कितना दे रखा है 5 + b, और चौड़ाई कितनी जाएगी, सिर्फ b हो जाएगी। या हम चौड़ाई को क्या मान ले, x मान ले। अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। अगर b बराबर हमारा x हो जाएगा तो L बराबर क्या हो जाएगा, x + 5, क्योंकि जो लंबाई है चौड़ाई से ज़्यादा है, कितनी है 5 ज़्यादा है। तो हम जब ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जितना बोला है उसी x में 5 ऐड कर दिए। यदि उसका परिमाप दे रखा है हमको, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्योंकि हमको पता होता है आयत का परिमाप क्या होता है, ये जितनी भुजाएं होती हैं उनका सम होता है। तो उसका जो डायरेक्ट फार्मूला जब निकालते हैं तो कितना आता है उसका फार्मूला उनके आता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो फार्मूला होता है परिमाप का 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना दे रखा है, चौड़ाई कितना दे रखा है, वैल्यू पुट कर देंगे, और परिमाप का मान दे रखा है कितना, परिमाप बराबर हमको 26 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो परिमाप के स्थान पे 26 रख देंगे, और लंबाई के स्थान पे क्या रखेंगे, x + 2, क्योंकि लंबाई अधिक था 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई के स्थान पे क्या रख देंगे, चौड़ाई हमने x मान रखा था तो x रख दिए। तो लंबाई x + 2 हो गया, चौड़ाई x हो गया। और अब देखिए x आपस में जुड़ जाएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। x आपस में जुड़ गया, कितना हो जाएगा 2x और प्लस का 5। अब इस 2 को चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 2 को इससे काट दीजिए। अगर हम 2 को 26 से काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। या आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का तरीका फिर से आपको करना पड़ेगा, फिर से कम करेंगे। तो ऐसा करिए कि यहाँ पे काट दीजिए, तो यानी 26 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, और 2 कट गया, ब्रैकेट में क्या बचा 2x प्लस का 5 बचा। अब 2x + 5, 2x इधर आने दीजिए, 5 को उधर भेज दीजिए, 13 में से 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 13 में से 5 घटेंगे तो आ जाएंगे 8 5 13, यानी कि ठीक है 13 में से हम लोग 5 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 2x इधर ले लिए थे, माइनस का उधर भेज दिए थे 5 को, तो 13 में से 5 दिया गया आपका 8 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे 2 काट देंगे, कितना जाएगा x बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो x का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो x हमको क्या मान रखे थे, s हमारी चौड़ाई थी, तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और हमारी लंबाई कितनी थी, लंबाई हमको दे रखा था x + 5, x + 5 था, x के स्थान पे 4 रखेंगे और 5 हमको दे रखा था। तो लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, l बराबर कितना आ जाएगा 9। यानी कह सकते हैं, यानी कि जो हमारा वृत्त था, लंबाई थी चौड़ाई थी, वो आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आपका
9 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रखा था, आपसे पूछ रखा था उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल नहीं निकालना था ना, लंबाई ज्ञात करनी थी, सॉरी। तो आपको लंबाई यहाँ पे ज्ञान, आपको इस प्रकार से लंबाई निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल ही पूछता तो आपको लंबाई और चौड़ाई पता थी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 4 को, 5 4 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई, सॉरी 4 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 9 5 9 4 9 36, यानी कि 36 आपका 36 स्क्वायर मीटर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो होता है क्षेत्रफल आ जाता है। तो आपसे चाहे क्षेत्रफल पूछे, लंबाई पूछे, चौड़ाई पूछे, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पूछ रखा था लंबाई, तो लंबाई का मान हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपके टोटल आपके 18 क्वेश्चन थे, इसमें से 17 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए गए हैं। जो 18 क्वेश्चन होगा उससे हम 2-4 क्वेश्चन और रिलेटेड लेकर आएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बारंबारता वाला आपका संचयी बारंबारता होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में 2 नंबर का उसमें रहता ही रहता है, जो हाईएस्ट मार्क्स होता है उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो उस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि इस वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद,